हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैथ्स आपको जो ये बताया जा रहा है यहां पर, ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 में हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था और मॉड्यूल 2 में हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यानी एक अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। आज हम इस मॉड्यूल नंबर 3 में इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यानी एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया है 2004 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दिया है यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b एक दूसरा सेट है 3 5 7 9 और एक तीसरा सेट है c। ये है आपका 7 23 47 एंड 79। फंक्शन दे रखा है हमें, f जो है वो a टू b डिफाइन है और कैसे है, fx इज इक्वल टू है 2x प्लस 1। gx है हमारे पास g सच दैट b टू c और ये है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें गॉस का होल इनवर्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। हमें किसके रूप में लिखना है, क्रमित युग्मों के रूप में, यानी गॉस इनवर्स, गॉस का होल इनवर्स एक ये और दूसरा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसे हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। हमने कल यानी मॉड्यूल 2 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एफ और जी दो फंक्शन है और एक ही आच्छादक हैं और उनका कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन गॉस परिभाषित हो, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गॉस का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। हमें ये पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले गॉस का होल इनवर्स निकालना है, तो उससे पहले यानी गॉस का प्रतिलोम फलन निकालना है, तो हम सबसे पहले गॉस निकालेंगे और गॉस निकाल करके हम ये देखेंगे कि वो एकैकी आच्छादक फलन है अथवा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतिलोम फलन के लिए जरूरी है कि वो फलन एकैकी और आच्छादक हो। राइट, ठीक। तो सबसे पहले हम f और g का एक संयुक्त फलन गॉस परिभाषित करते हैं। तो नाउ गॉस सच दैट कहां से कहां डिफाइन होगा, a टू c, और कैसे होगा, g ऑफ fx गॉस x इज इक्वल टू g ऑफ fx। इस तरीके से हमने एक नया फंक्शन गॉफ एक्स परिभाषित कर लिया। अब हमें क्या करना है, गॉफ एक्स निकालेंगे। गॉफ एक्स निकाल करके हम ये बताएंगे कि वो एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं है। जैसे ही हम ये बता देंगे कि ये एकैकी आच्छादक है, तो फिर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं
कि जब कोई फंक्शन एकाकी आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो ठीक देखिए, चलिए पहले अपन ये निकालते हैं। तो देयरफॉर g ऑफ x g ऑफ fx, सॉल्व करिए। कंपोजिट फंक्शन में हमने ये सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से fx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सिंस fx इज इक्वल टू है आपके पास 2x प्लस 1, यहां हमने रखा g ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमें g के लिए सॉल्व करना है। g के लिए सॉल्व करने के लिए जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आप देखिए ये g और ये g, ये x, ये 2x प्लस 1 दिख रहा है। तो यहां इसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन g, राइट। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये आपका g ऑफ x आ गया। अब देखिए g ऑफ x आने के बाद हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें यह बताना है कि ये जो g ऑफ x है वो कैसा होना चाहिए, एकाकी और आच्छादक। देखिए दो चीजें ध्यान रखिए आप कि g ऑफ का होल इनवर्स निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होता है जब नंबर 1 वो एकाकी और आच्छादक हो, तब हम उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एकाकी आच्छादक दिखाना है इसे। आप ये देख सकते हैं कि g ऑफ कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी पर परिभाषित है। यानी इस g ऑफ x में हम a से वैल्यू देंगे और वैल्यू कहां से निकल करके आएगी, c में से निकल करके आएगी। तो हम बता सकते हैं कि वो एकाकी आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए रखते हैं अपन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए में से ले रहे हैं g ऑफ 1, रखिए यहां वैल्यू 4 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1, कितना हो गया 4 4 8 माइनस 1 यानी 7। और क्या ये सी में है, देखिए ध्यान से, क्या ये 7 सी में है, बिल्कुल है, ठीक। आगे चलिए, अब रखिए x इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करना बहुत सबसे ज्यादा आसान होता है। रखिए 2 यहां पर, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर यानी 4 4 इंटू 4 16 16 और 8 24 24 में से 1 गया तो 23, बिलोंग्स टू सी। x इज इक्वल टू 3 लीजिए, g ऑफ 3 रख दीजिए, सॉल्व करिए। 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस 12 48 माइनस 1 यानी 47। 47 सी में है क्या, देखिए जरा ध्यान से, है। आगे चलते हैं, अब रखते हैं x इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू ए। g ऑफ 4 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 का स्क्वायर यानी 16 16 4 जा 64 64 प्लस 16 80 माइनस 1 कितना हुआ 79। देखिए क्या 79 सी में है, बिल्कुल है। तो देयरफॉर g ऑफ कितना आ गया 17 2 23 3 47 और 4 79, ये g ऑफ निकल आया।
हमें ये बताना है कि क्या गॉफ एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं है। चलिए हम इसकी मैपिंग तैयार करते हैं। आपने नोट तो कर ही लिया होगा। इसका हम क्या है देखिए, ये सेट है, ये सी गॉफ 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। सी के सेट सी के एलिमेंट्स है 7 23 47 एंड 79। चलिए 1 की इमेज कितनी है? 7 है। 1 की इमेज 7, राइट। 2 की इमेज कितनी है? 23, वेरी गुड। 3 की इमेज 47 और 4 की 79। हमें यह बताना है कि क्या ये गॉफ एकैकी आच्छादक है। तो ध्यान से देखिए, एकैकी का मतलब क्या होता है? वन वन, यानी एक का एक से संबंध। यानी सेट सी का सहप्रांत, कोडोमेन जिसे अपन कहते हैं, कोडोमेन सी का एक एलिमेंट सेट ए के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए तो है, यानी एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। 7 का 1, 23 का 2, 47 का 3, 79 का 4। इसलिए एफ कैसा हो गया? गॉफ कैसा हो गया? एक ही हो गया। अब आच्छादक, आच्छादक कब होता है? आच्छादक तब होता है जब किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है देखिए यहां 7, 23, 47, 79 और कोडोमेन कितना है? 7, 23, 47, 79, यानी दोनों इक्वल हैं। इसीलिए ये कैसा फंक्शन हो गया? आच्छादक फंक्शन हो गया। ठीक है ना? तो अपन लिख सकते हैं स्पष्ट है। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, गॉफ एकैकी फलन है। पुनः गॉफ का परिसर, जिसे हम रेंज कहते हैं, कितना है? 7, 23, 47, 79 और ये किसके बराबर है? सहप्रांत, जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, सहप्रांत सी यानी कोडोमेन सी। परिसर को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो इसलिए गॉफ कैसा हो गया? गॉफ आच्छादक। गॉफ एकैकी है, गॉफ आच्छादक भी हो गया। जब गॉफ एकैकी आच्छादक हो गया तो फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई फंक्शन एकैकी आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। हम इसे लिख सकते हैं चूंकि गॉफ एकैकी आच्छादक फलन है, अतः इसका प्रतिलोम फलन गॉफ का होल इनवर्स विद्यमान होगा। इसलिए गॉफ का होल इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब कोई फंक्शन क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसके घटकों का क्रम चेंज कर देते हैं। यानी ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके 1 7, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो 1 है उसकी जगह 7 लिख देंगे और 7 है उसकी जगह 1 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई? चेंज करिए। 7 1, 23 2, 47 3, 79 4, राइट। ये गॉफ का होल इनवर्स हो गया। यही हमें निकालना था कि गॉफ का होल इनवर्स को क्रमित युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने साहब ये व्यक्त कर दिया। दूसरी चीज क्या है? एक और चीज हमें निकालनी है, और वो क्या निकालना है?
एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये और निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या पढ़ी थी? हम लिख सकते हैं पुनः, याद करिए कौन सी लिखी थी? हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? एक गॉस होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ, थ्योरम से जानते हैं, इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। देयरफॉर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कितना हो जाएगा? ये गॉस का होल इनवर्स जो हम कितना निकाल चुके हैं, 7 1 47 3 एंड 79 4। तो इस तरीके से हमने गॉस का होल इनवर्स निकाल लिया और एफ इनवर्स को जी इनवर्स निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरीके से प्रतिलोम फलनों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करते हैं। चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद आप नोट करते रहें, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है आपको, आप प्रैक्टिस भी करें इन क्वेश्चंस की सहायता से। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि f such that R2R, यानी दे रखा है f such that R2R, fx is equal to दे रखा है ax plus b, where a is not equal to 0 से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि f एकेकी आच्छादक फलन है। f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि f जो है वो एकेकी आच्छादक फलन है। इसके बाद हमें f इनवर्स का फॉर्मूला ज्ञात करना है, यानी वही प्रतिलोम फलन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो r है वो डोमेन के लिए है। कई बार हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो r है वो कोडोमेन के लिए है। डोमेन यानी प्रांत और कोडोमेन यानी सहप्रांत। हमें f को एकेकी प्रूफ करना है, तो हम लिख लेते हैं f एकेकी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रांत R में से दो अवयव लेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू R। किस में से लिया है हमने? ये डोमेन में से। इसके बाद हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं। इनका मान निकालिए, यहां से fx इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो fx1 यानी x के स्थान पर रख देंगे हम x1, ax1 प्लस b। fx2 की वैल्यू निकालने के लिए वही x के स्थान पर x2, ax2 प्लस b, b से b कैंसल। इसके बाद ax1 इज इक्वल टू ax2, दोनों साइड a से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। समझ में आ रहा है ना जी? बिल्कुल। अब चूंकि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चले, हमने x1 इज इक्वल टू x2 शो कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि f एकेकी फलन है। अब हमने एकेकी फलन को प्रूफ कर दिया, अब हमें आच्छादक प्रूफ करना है। तो f आच्छादक है, ये हमें शो करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको सुनना है, और जो भी मॉड्यूल में, जिस मॉड्यूल में जो कुछ बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जब हम ध्यान देते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। कल हमने पढ़ा था कि आच्छादक प्रूफ करने का बहुत सिंपल मेथड है। हम सबसे पहले ये मानते हैं कि सहप्रांत, अब यहां चूंकि सहप्रांत R है तो सहप्रांत R के किसी अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत R में विद्यमान है। ये सब सेट लैंग्वेज है, तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले हम। माना
सहप्रांत आर के किसी अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत R में इस प्रकार विद्यमान है कि y is equal to fx, यानी y is the image of x। अब fx का यहां से मान रख दीजिए, हमने fx का मान रख दिया ax प्लस b, ठीक है, रख सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहां पुट fx इज इक्वल टू ax प्लस b। तो fx इज इक्वल टू ax प्लस b यहां हम रखते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये देखिए समीकरण y का मान x के पदों के रूप में है। अब हम इसी समीकरण की सहायता से x का मान y के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, b को इधर ले आइए पहले, y माइनस बी इज इक्वल टू ax, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन a। अब हमें यह बताना है कि क्या y यानी सहप्रांत R के अवयव y के संगत के प्रत्येक मान के संगत x का मान प्रांत R में विद्यमान है अथवा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इजीली, ऐसी कोई बात नहीं है, y का आप कोई सा भी मान रख दो, वास्तविक मान x का मान निकल करके आएगा। तो हमने यहां लिख दिया x बिलोंग्स टू R, और ये R क्या है, डोमेन के रूप में है, यानी प्रांत के रूप में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात सहप्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है, अतः f आच्छादक फलन है। एक है कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, आच्छादक हमने अब प्रूफ कर दिया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसलिए f एक है कि आच्छादक फलन है। चूंकि f एक है कि आच्छादक फलन है, और जब फलन एक है कि आच्छादक होता है तो फिर उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, अतः इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स सच दैट R टू R इस प्रकार विद्यमान होगा। कैसे कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y, देन y इज इक्वल टू fx। प्रतिलोम फलन की परिभाषा है जो हमने कल पढ़ी थी मॉड्यूल 2 में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही कि fx का मान रखेंगे, अभी हमने जैसे आच्छादक में किया, सेम यही स्टेप आते हैं रिपीट होकर के। तो हमने यहां fx की वैल्यू रखी ax प्लस b, राइट, लिख सकते हैं कि सिंस fx इज इक्वल टू ax प्लस b। अब ये y x के पदों में है, अब हमें x की वैल्यू y के पदों में निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, अभी आपके सामने किया है y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो x इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन a आया था, तो ये आ गया y माइनस b इज इक्वल टू ax, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि तो x की जगह क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, f इनवर्स y
लिख दीजिए एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए, और लास्ट में वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया करो। ये आ गया एफ इनवर्स का फॉर्मूला। तो इस तरीके से अपन किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए पहले उसे हम एकैकी आच्छादक प्रूफ करते हैं और उसके बाद हम उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। चलिए, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन सभी एक जैसे होते हैं, बस ए बी सी की जैसे ए और बी आ रहे हैं इनकी वैल्यू चेंज होती है, बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे होते हैं, एक ही मेथड होता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एफ 6 क्वेश्चन है, क्या है कि यदि यानी दिया है एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स प्लस 2, तो क्या एफ इनवर्स विद्यमान है? हमें यह बताना है कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान है अथवा नहीं है। अब किसी भी फलन के प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक है कि वो फलन एकैकी और आच्छादक हो। तो कुछ विशेष फलन ऐसे होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मापांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, कि हम इनके एकैकी और आच्छादक को अन्य मेथड से भी बता सकते हैं। अन्य मेथड से कैसे बता सकते हैं? देखिए, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2। मैं यहां पर x को वैल्यू देता हूं, क्या क्या, जैसे एट x इज इक्वल टू 0, ये किस में से देंगे हम? प्रांत में से देंगे, यानी डोमेन में से देंगे। f0 कितना हो जाएगा? यानी cos 2, और cos 2 की जो भी वैल्यू आएगी वो कोडोमेन R में विद्यमान होगी। ठीक है, अब मैंने रखा x इज इक्वल टू 2 पाई, f 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस 2, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। अच्छा, चलिए एक और वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू 4 पाई, f 4 पाई, 4 पाई प्लस 2, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं इसलिए cos 2। अब आप ये देखिए, इसी से अपना रिजल्ट निकल आया। क्या रिजल्ट निकला है कि हम ये देख रहे हैं कि हमने x को भिन्न भिन्न मान दिए, 0 दिया, 2 पाई दिया, 4 पाई दिया, और 0 के संगत मान cos 2 आया है, 2 पाई के संगत मान भी cos 2 आया है, 4 पाई के संगत मान भी cos 2 ही आया है। तो देखिए, हमने रखा है 0, 2 पाई, 4 पाई, आगे और भी रख सकते हैं। और क्या वैल्यू आई है? cos 2। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वैल्यू होती है, -2, -1, 0, है ना, इस तरीके से और भी बहुत सारी वैल्यू इंफिनिटी तक होती है। लिख सकते हैं अपन 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 की वैल्यू cos 2, 2 पाई की वैल्यू भी cos 2 आई है, और 4 पाई रखा तब भी cos 2 आया है। आप देखिए क्या लग रहा है, cos 2 जो अवयव है सहप्रांत का, उसके 3 पूर्व प्रतिबिंब में और भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू अपन दें तो और भी हो सकती हैं। यानी बहुत सारे अवयव की जो प्रतिबिंब है, बहुत सारे अवयव की जो इमेज है, वो केवल एक ही अवयव है, इसलिए कैसा फलन हो गया? बहुएकैकी हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? ये बहुएकैकी हो गया। दूसरी बात यह है कि cos का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
कॉस का है तो, और हम ये जानते हैं कि कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, जबकि इसका सहप्रांत कितना है r, तो रेंज और सहप्रांत बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं होगा। लेकिन आपको ये लिखना भी है, तो कैसे लिखेंगे कि स्पष्ट है प्रांत r के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत r में एक ही प्रतिबिंब है। अतः f एक है कि नहीं है। वैसे तो यहीं से क्लियर हो गया कि जब फंक्शन एक है कि नहीं होगा तो उसका इनवर्स भी नहीं होगा, कोई बात नहीं है। पुनः cos x+2 का परिसर यानी रेंज कितनी होती है, -1 to 1। क्या ये सहप्रांत r के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यूज तो बहुत सारी -∞ to ∞ होती हैं, इसीलिए मैंने -2 -1 ये सब कुछ लिखा हुआ है, डॉट 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 लगाया है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू होती हैं। तो परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। चूंकि f आच्छादक नहीं है, एक एकी भी नहीं है, तो इसलिए चूंकि f एक एकी आच्छादक फलन नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। राइट? तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी फंक्शन के प्रतिलोम फलन को बताने के लिए हमें उस फलन को एकेकी और आच्छादक बताना होगा। एकेकी और आच्छादक होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा विद्यमान नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, इसलिए फलन, इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, इनकी सहायता से बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, तभी आपको समझ में आएंगे, और जब समझ में आ जाएंगे तो ये बहुत आसान लगेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f इनवर्स ज्ञात कीजिए, जबकि f क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दिया है a इज इक्वल टू 0 -1 -3 2 और b इज इक्वल टू है -9 -3 0 and 6। फंक्शन f है a to b और fx इज इक्वल टू 3x। वो कहता है कि क्या f इनवर्स विद्यमान, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगर विद्यमान है तो हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम फलन के अस्तित्व के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि वो एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। तो हम एकेकी और आच्छादक बताते हैं। देखिए इसमें तो ये सेट दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए के वेव दे रखे हैं, बी के वेव दे रखे हैं, तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? हमें दिया है fx इज इक्वल टू 3x, a टू b डिफाइन है। a से हम वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू a से रखने के बाद जो वैल्यू हमें निकल करके आएगी फंक्शन की, वो b में से आनी चाहिए। तो देखिए रखते हैं अपन x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू a, रखिए इसमें 0 हो जाएगा,
क्या ये बी में है? देखिए ध्यान से, ये रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, बारी बारी से लेते चले क्रम से। f -1 कितना हो जाएगा? यहां रखिए, -1 रखेंगे तो -3 बिलोंग्स टू बी, -3 है, ठीक। x इज इक्वल टू -3 रखिए, इसी में -3 तो कितना आ जाएगा? -9। क्या -9 बी का एलिमेंट है? अगर है तो बिलोंग्स टू, और नहीं होता तो फिर क्रॉस कर देते। अब x इज इक्वल टू 2, f2, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। जब आप इस तरीके से करते हो तो सबसे बेटर तरीका यह है कि आप इसकी मैपिंग करें। मैपिंग क्या? ये आप फिगर बना लें इस तरीके से, A टू B। A के एलिमेंट्स 0, -1, -3, 2। B के एलिमेंट्स -9, -3, 0 एंड 6। देखिए 0 की इमेज 0, -1 की इमेज -3, ठीक। -3 की इमेज -9, -9 से मिला दीजिए, और 2 की इमेज कितनी है? 6। यानी f कितना आया है अपने पास? 0, 0, -1, -3, -3, -9 और 2 एंड 6। देखिए क्या चीज क्लियर हुई कि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के, भिन्न भिन्न अवयव डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सहप्रांत बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, अलग अलग प्रतिबिंब हैं सबके। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सहप्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों के, ये भिन्न भिन्न अवयव हैं, सब अलग अलग है, -9, -3, 0, 6। प्रांत ए में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब हैं, 0, -1, -3, 2 भिन्न भिन्न है, क्योंकि -9 का -3, -3 का -1, 0 का 0, 6 का 2 पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए f एक ही है। दूसरी बात यह है कि ये क्या चीज है? ये सहप्रांत है, जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, सहप्रांत भी। और आप ध्यान से देखिए कि यही इस फंक्शन का क्या है? परिसर है, रेंज है। जब सहप्रांत और परिसर बराबर होते हैं तो वो फलन फिर आच्छादक फलन होता है। तो लिख सकते हैं हम कि स्पष्ट है कि सहप्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रांत ए में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब हैं। अतः f एक ही है। इसके बाद f का परिसर पुनः कितना है? -9, -3, 0, 6, और ये किसके बराबर है? सहप्रांत बी के बराबर। बी के एलिमेंट्स -3, -9, -3, 0, 6, परिसर भी -9, -3, 0 और 6 आया है। चूंकि दोनों बराबर हैं, सहप्रांत और परिसर, इसलिए f आच्छादक है। हमने f को एक ही प्रूफ कर दिया, हमने f को आच्छादक प्रूफ कर दिया। और ये हम अच्छी तरह से कई बार हर सवाल में कर चुके हैं कि जब कोई फंक्शन एक ही आच्छादक यानी 1, 1 on 2 होता है तो फिर उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो लिख सकते हैं हम
क्या लिख सकते हैं कि चूंकि f एक एकी आच्छादक फलन है, अतः इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। इसलिए एफ इनवर्स कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है। जब आपने किसी भी क्वेश्चन में एफ को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो, यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखा हो, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। जब क्रमित युग्म के रूप में लिखा हो और उसका इनवर्स निकालना हो, तो इन क्रमित युग्मों के जो घटक हैं यानी कंपोनेंट्स हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, यानी क्रम चेंज कर दीजिए। जो पहले नंबर पे उसे दूसरे नंबर पे, यानी इनको आपस में आप इस तरीके से चेंज कर दें, इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा? देखिए 0 0 -3 -1 -9 -3 और 6, यही एफ इनवर्स है। तो इस तरीके से अपन इनवर्स फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। हमने इस मॉड्यूल में काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और डिफरेंट टाइप से सॉल्व किए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बुक में और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इन पर बेस्ड है, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व करिए, तब आपको पता लगेगी कि हाँ हमें कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।